नमस्कार बच्चों, इंस्पायर ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर क्लास 12th का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। पहले ये चैप्टर का नाम है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट एक कला है। ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज़ की कला है? गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। चीज़ों को करना और कराना, खुद से भी करना और दूसरों से भी कराना। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है चीज़ों को कराने का। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम, इसका लक्ष्य क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस है हमारा, उसके गोल्स अचीव करना इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब हम अभी देखते हैं आगे। अब आता है हमारा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब देखते हैं। इसका मतलब है कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। जो भी हमारा काम है उसे कम कीमत पे करना है। मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, सही काम करना है, और मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें बिल्कुल कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमें टारगेट अचीव करना है। और इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। टाइम पे वर्क कंप्लीट होना चाहिए हमारा, जो कि कंसर्न्ड है सिर्फ एंड रिजल्ट से। जो हमारा एंड रिजल्ट आना चाहिए वो अपने टाइम पे आना चाहिए। अगर वो टाइम पे नहीं आया तो इफ़ेक्टिवनेस उस काम में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक चीज़ भी होगी, दोनों। अगर किसी भी बिज़नेस में कोई एक चीज़ है तो भी वो ठीक है, नहीं, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आर डिफरेंट, येट दे आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना। चलिए अब देखते हैं 2-3 एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, राम प्रिपेयर्ड अ वेल डॉक्यूमेंटेड अ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, बट ही कुड नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग एज ही कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम। मतलब वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। उसने रिपोर्ट तो तैयार कर दी, वो इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, पर वो इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि टाइम पे कंप्लीट नहीं करी उसने। कंप्लीट उसको करनी थी लेकिन टाइम पे। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आदित्य बिरला रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर के, पर जो गुड्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पाया टाइम पे। एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब मेन चीज़ इसकी यही है कि दोनों में बैलेंस बना के चलना है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मैनेजमेंट का, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में कोई भी हम मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस का एक गोल होता है। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमें अचीव करना होता है वो पहले ही सही स्पेसिफाइड होते हैं कि ये चीज़ हमने सेल करनी है, इस चीज़ का हमने मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इस चीज़ में से, बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और अपने गोल को अचीव करना है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? अब परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, हर जगह एप्लीकेबल होता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है मैनेजमेंट का, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, या वो सोशल हो, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं, या तो पॉलिटिकल हो,
इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, उसका साइज़ कोई भी हो, चाहे जितने से बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उसका नेचर कोई भी हो, वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो, एट ईच लेवल, ईच एंड एवरी लेवल, हर लेवल पे, टॉप, मिडल और बॉटम, लोअर लेवल, मल्टी डायमेंशनल है। ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क लगता है, वर्क को मैनेज करना है, पीपल को और ऑपरेशंस को। मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। It consists of a series of functions and its functions are being performed by all managers simultaneously. इसके जो functions है वो continuation में perform होने चाहिए सारे managers के साथ continuous में, simultaneously. The process of management continues till an organization exists for attaining its objectives. मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस है वो तब तक कंटिन्यू होता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ना अटेन कर लिए जाएं। उससे पहले ये रुकता नहीं है, मैनेजमेंट चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, बिना ग्रुप के मैनेजमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेन द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें मैनेजिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होता है एक्टिविटीज़ का डिफरेंट पीपल्स के द्वारा एज अ टीम। वो एक टीम की तरह काम करते हैं डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये एक डायनामिक फंक्शन है। ये डायनामिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो कोई भी चेंजेस को अडॉप्ट कर ले, जैसे उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको अडॉप्ट आराम से कर सके। मैनेजमेंट जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि इसको अडॉप्ट करने होते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि इसको पूरा अपने, जैसे एग्जांपल के एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मैकडोनल्ड्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। मैकडोनल्ड्स जो है उसने मेजर चेंजेस किए थे अपने मेन्यू में, क्योंकि अगर वहाँ का मेन्यू, अमेरिका का मेन्यू ये इंडिया में ले आते तो वो फिर नहीं चल पाता मैकडोनल्ड्स। तो इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने मैनेजमेंट में चेंजेस लाए, अपने मेन्यू में चेंजेस लाए, और तभी वो आज इतने सक्सेसफुल है। इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट जो है वो दिखाई नहीं देती पर उसको फील कर सकते हैं हम। इट इज़ इनटेंजिबल फोर्स एज इट कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देती बट इट्स इफ़ेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स के द्वारा उसको, मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं। लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेट हो गए हमारी प्लानिंग से, तो वो इसका मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया। वेदर द पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट, पीपल अगर मोटिवेट हुए तो भी हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया। एंड देयर इज़ ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क इन्वायरमेंट, अगर वर्क इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन आ गया तो भी हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पहला है, ये तो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस को चाहिए होता है सर्वाइवल। पहला तो है सर्वाइवल, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, जो जो हमने खर्चा किया कम से कम इतने पैसे आ जाए कि हम उसको कवर कर सकें। अगला चाहिए होता है हमें प्रॉफिट, जो हमें कॉस्ट जो है वो तो कवर हो ही जाए और जो रिस्क है ना वो भी कवर हो जाए और हमें थोड़ा बच भी जाए। एंड ग्रोथ टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ इसीलिए चाहिए ताकि हम फ्यूचर में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ मैंने बता दिया। सर्वाइवल, मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर हम पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं अपने मैनेजमेंट के द्वारा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं अपने बिजनेस को इन द लॉन्ग रन। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मेन मोटिव है अपना बिजनेस का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रॉफिट का है। जो जो बिजनेस के रिस्क होते हैं वो प्रॉफिट से ही कवर होते हैं। ग्रोथ, अगला है ग्रोथ। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ हमें कैसे पता लगेगी हमारे बिजनेस की हो रही है?
ऐसे पता लगेगी इंक्रीज इन सेल्स, हमारे सेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे बिजनेस में, तभी पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है। अगला आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। सोशल objectives is to provide some benefits to society like applying environmental friendly practices in the production process and giving employment to disadvantaged sections of society। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हम environment फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, environment को हार्म नहीं करें, और हम एम्प्लॉयमेंट दें डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, जैसे कि टिस्को कर रहा है, अभी आईटीसी कर रहा है और एशियन पेंट्स कर रहा है। हमारा थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज़ टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पीपल के, जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस देना होता है, ये मतलब which need to be reconciled with organizational objectives। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लोगों के पर्सनल होते हैं जो हमारी कंपनी में या बिजनेस में काम कर रहे हैं, जैसे उनको हम बोनस देते हैं, सैलरी के अलावा भी इंसेंटिव्स देते हैं, वो होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस देखते हैं मैनेजमेंट की। फर्स्ट है अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। इसमें पहला तो है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क क्रिएट करती है और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है ग्रुप में। मैनेजमेंट के बिना ये इम्पॉसिबल है ऐसा। मैनेजमेंट गिव कॉमन डायरेक्शंस टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कुछ ऐसी डायरेक्शंस देती है जो इंडिविजुअल जो होता है ना एम्प्लॉय, वो कुछ इस तरह एफर्ट लगाता है फिर, जिससे हमारा ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो निकल के आए। अब अगला देखते हैं इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब मैनेजमेंट ऐसे भी हेल्प करता है हमारी कि इसमें हमारा रिसोर्सेज कम से कम यूज़ होए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा है हमारी। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। Management helps the employee overcome their resistance to change and adopt as per changing situation to ensure its survival and growth। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, वो डायनामिक ज़रूर होता है। उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, चेंज का सामना करना पड़ता है, और वो अडॉप्ट करते हैं फिर उसको। जो जो चीज़ें उनको सही नहीं लगती, जैसे उनका बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो उसको चेंज करते हैं, और जिससे कि वो सर्वाइव करे और उसकी ग्रोथ होए, वैसे स्टेप्स लेते हैं मैनेजमेंट में। इम्पोर्टेंट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हैं इंडिविजुअल के, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनका गोल हम वो कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। उसके साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएँ। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सोसाइटी को ये हेल्प कर सकता है, मैनेजमेंट डेवलप कर सकता है, ये मैनेजमेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करके, प्रोड्यूस करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से और न्यू टेक्नोलॉजी से। जैसे हम नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपनी बिजनेस में, तो वो सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। हम न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। ये तो हो गया इम्पोर्टेंस। अब आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? कला है। आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results। आर्ट क्या है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। इसमें जो है स्किल्स होनी चाहिए और पर्सनल एप्लीकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बंदे के पास। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। हम स्टडी के साथ इसको एक्वायर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ। आर्ट के फीचर्स जो हैं वो ये रहे।
फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इसमें थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, जो है हमारे पास बुक्स हैं आर्ट्स की सारी, मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज। हमारे पास पूरे बुक्स होनी चाहिए उसकी नॉलेज एक्वायर करने के लिए। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड। जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है मैनेजमेंट में भी सेम होता है। जो मैनेजर है, मैनेजमेंट, हर मैनेजर की सोच एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, और मैनेजर के वो अपने पर्सनल आइडियाज़ निकालता है, वो किसी से कॉपी नहीं करता। कोई भी मैनेजर वो अपने पर्सनल आइडिया सामने रखता है और उसी से ही अपने बिजनेस को मैनेज करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। जो जो उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है उसको वो क्रिएटिव प्रैक्टिसेस में लगाता है। और इसका कंक्लूजन जो निकल के आता है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर आर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स। मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजमेंट, हर मैनेजर का, जो मैंने अभी बताया, उसका यूनिक स्टाइल होता है मैनेजिंग का, मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल्स इन वन improve with regular application since all the feature of art are present। तो हम मैनेजमेंट को एज अ आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ। साइंस में जो है बॉडी ऑफ नॉलेज तो है जो बेस्ड है ट्रूथ पे, विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। द फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, सिस्टमेटाइज, सेम है तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी बुक्स होनी चाहिए और इसकी बुक्स है भी। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं वो सारे बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो वैलिड हैं हर जगह। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, मैनेजमेंट भी है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इसके पास भी बुक्स हैं which are universally applicable but they are not modified according to the given situation, as the principle of management are not as exact principle of pure science। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट नहीं है प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस की तरह। तो हम कह सकते हैं कि ये इनएग्जैक्ट साइंस है। एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते इसको, इनएग्जैक्ट। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। जो ह्यूमन फैक्टर है मैनेजमेंट में उसको हम कह सकते हैं कि ये सोशल साइंस है, बट साइंस नहीं कह सकते। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब देखते हैं। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड द एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। एंट्री हर कोई नहीं कर सकता प्रोफेशनल बंदा, जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, तो हर कोई नहीं बन सकता, उसको मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे तभी वो हो सकता है। जो मेन फीचर्स हैं प्रोफेशन के, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बुक्स होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं कर सकता, सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू प्रोफेशनल्स। जो सारे प्रोफेशनल होते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है विच जो कि कंडक्ट करते हैं एंट्री एंड फ्रेम कोड्स ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। उस प्रोफेशन के कोड, एंट्री और कोड ऑफ कंडक्ट को वो फ्रेम करते हैं जो कि उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशनल आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। उसके जो प्रोफेशनल होता है वो ऐसे आम लोगों की तरह नहीं रह सकते, वो उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है जो कि उनका बिहेवियर होता है उनके मेंबर्स का। सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व इट्स क्लाइंट्स। इसका मेन एम यही होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सके। अब देखते हैं ये मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। कंक्लूजन, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन
मतलब इसमें सारे फीचर्स नहीं करता फुलफिल, एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर लॉयर, पर ये ज़्यादा हद तक कर रहा है, लेकिन इसका भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, सारे फॉलो कर रहा है बट अभी तक इसको कोई वो नहीं दिया गया है। सून इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह हम वो कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला होता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल्स। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, द लोअर्स्ट टू द हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड स्टेटस। पहला तो होता है टॉप लेवल, ये जो सबसे ऊपर है वो है टॉप लेवल, जो कि फ्रेम करता है प्लान्स एंड पॉलिसीज़। इनको बस दिमाग लगाना होता है अपना प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाने में। मिडिल लेवल क्या करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स। जो जो इन्होंने प्लान बना के दिया ना, ये उनको लोअर लेवल वालों को समझाएगा और उन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा। अब लोअर लेवल में देखते हैं एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जो जो ये प्लान बनाते हैं इसको बताते हैं, फिर ये सब में बताते हैं, और लोअर लेवल में वो उसी प्लान पे काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, और इक्विवेलेंट और भी कई लोग होते हैं। उनका सबसे मेन टास्क क्या होता है उनका? चीफ टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। यही बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं, जो जो पॉलिसीज़ हैं वो यही फॉर्म करते हैं, और जो जो स्ट्रेटजीज़ हैं अपने बिजनेस की वो यही बनाते हैं। मिडिल लेवल में होता है डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर्स। मिडिल लेवल में बेसिकली मैनेजर्स आते हैं और सुपरवाइज़र्स आते हैं। उनका मेन टास्क यही होता है कि जो पॉलिसी है जो टॉप लेवल में दी है वो उनको इंश्योर करें कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोअर लेवल वाले। इसमें ये लिखा हुआ मेन टास्क इज टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सनल। ये इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं लोअर लेवल को, और असाइन ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बता देते हैं। लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल consist of foreman and supervisor etc. Main task is to ensure actual implementation of the policies as per directions, bring workers grievances before the management and maintain discipline among the workers. लोअर लेवल में होता है फोरमैन और सुपरवाइज़र। उनका मेन टास्क होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कराने का। वो बिल्कुल जो वर्कर्स होते हैं ना कंपनी में या किसी भी उसमें बिजनेस में, जो भी वर्कर्स होते हैं उन पे ये पूरा कीप एन आई ऑन देम, और वो चेक करते हैं कि वो सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं, उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन्ड है या नहीं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं जो कि है प्लानिंग। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। सबसे मेन फंक्शन, पहला फंक्शन क्या हो सकता है? हम प्लान करते हैं क्या करना है हमें, कब करना है हमें, कौन करेगा उसको। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। बहुत बढ़िया बात है ये कि हमें ये गैप बताता है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उसका हम प्लान बनाते हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड। इसमें हम देखते हैं पूरा लिस्ट बनाते हैं कितनी चीज़ें हमें चाहिए, हाउ मैनी पोस्ट आर नीडेड, हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसमें बेसिकली यही होता है कि कितने यूनिट्स चाहिए सामान के, कितने सब यूनिट्स चाहिए, कितनी पोस्ट है हमारे पास, कितनों को हम कितनों को जॉब दे सकते हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगला आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है रिक्रूट करना, लोगों को हायर करना, जैसे हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़।
हम एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनको डेवलप करते हैं अपने बिजनेस के जैसे, और फिर अपॉइंट करते हैं एज एम्प्लॉयज़। फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। इट रेफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। मतलब हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, उनको बताते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि काम करो ये वाला, और मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं? बोनस दे के, कुछ लेक्चर्स रख के, मीटिंग्स रख के। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक फ़ोर्स है, वो एक ताकत है जो हर फंक्शन को मैनेजमेंट के हर फंक्शन को जोड़ती है, और जो एक्टिविटी है डिफरेंट डिपार्टमेंट की वो जोड़ती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड केओस। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं, दोबारा वही काम हो सकता है जैसे किसी ने कोई काम किया और वो कन्वे नहीं किया अपने मैनेजर को, और मैनेजर ने बोल दिया किसी और को वही काम करने के लिए, तो उस काम का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और किसी जैसे कोई वर्कर है, उसने अपना कन्वे नहीं किया मैसेज कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, तो वो काम रह गया और डिले में हो गया और केओस हो गया। इट इज़ कंसर्न विद ऑल द 3 levels of management, as it if all the levels of management are looked at together they become a group, and as in case of every group they also require coordination among themselves। सारे ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन है तो मिडिल लेवल में नहीं है, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रैदर इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये फंक्शन से सेपरेट नहीं है, ये मैनेजमेंट का ही एक एसेंस है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इट इंटीग्रेट्स डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़ इनटू पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ensuring that all people work in one direction। सारे जो लोग हैं, कोऑर्डिनेशन ऐसे काम करता है कि सारे लोग एक ही तरफ काम करें, एक ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ काम करें। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। It directs the activities of different departments and employees towards achievement of common goals and bring unity in individual efforts। ये लोगों को बोलता है, मतलब कोऑर्डिनेशन लोगों को it directs the activities of different departments। ये different departments एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स एक ही कॉमन गोल की तरफ, और वो यूनिटी लाता है इंडिविजुअल एफर्ट्स की, ताकि इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो अपना पूरा एफर्ट लगाए। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूएशन में चलना चाहिए कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मैनर, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हर लेवल पे ज़रूरी होता है, हर डिपार्टमेंट में। टिल द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूस इज ऑपरेशन, जब तक वो अपने ऑपरेशन कर रही है तब तक ये कॉन्टीन्यूसली चलना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। इट सिंक्रोनाइजेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो सिंक्रोनाइज कर देती है ऑल लेवल्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, और वो जो हैं वो सारे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस को। परवेसिव मतलब हर जगह चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एट ऑल 3 टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। Thus, it is responsibility of all managers that they make efforts to establish coordination। हर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करे। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ। कोऑर्डिनेशन कभी खुद से नहीं आता, इसको लाना पड़ता है।
कौन लाता है? वो है मैनेजर। कोऑपरेशन इज़ वॉलंटरी एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू द हेल्प वन अनदर। कोऑपरेशन एफर्ट है एम्प्लॉयज़ का जब वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब उसके ग्रुप मेंबर्स कोऑपरेट करें। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स, ये तो हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। द प्राइमरी रीजन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है ग्रोथ इन साइज। कोऑर्डिनेशन से ग्रोथ इन साइज होता, अपना बिजनेस ग्रो होता है, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज, the number of people employed by the organization also increases. It becomes necessary to ensure that all individual, हमें इंश्योर करना पड़ता है कि सारे लोग एक ही गोल की तरफ काम करें, कॉमन गोल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का। बट एम्प्लॉयज़ मे हैव देयर और इंडिविजुअल गोल्स, और एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। देयरफॉर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एक साथ लेके चले कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो डिवाइडेड होते हैं डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में और सेक्शंस में। ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। जो इन सब की एक्टिविटीज़ लिंक होती हैं एक दूसरे से, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगला है स्पेशलाइजेशन, लास्ट इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब किसी भी एक चीज़ में स्पेशलिटी हासिल करना। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइजेशन अराइज होती है। ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने होते हैं। स्पेशलिस्ट usually think that they are only qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria। मतलब प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट को ऐसा लगता है कि वही है बस, कि वही हैं क्वालिफाइड, कि वो इवेलुएट कर सकते हैं, वो जज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर इन मैटर ऑफ पर्टेनिंग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो किसी और से सजेशन नहीं लेते हैं, जो कि जिससे होते हैं कन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट स्पेशलिस्ट के बीच में, एज वेल एज अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरों के बीच में भी इसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है। देयरफॉर सम कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू रिकनसाइल द डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन इनके बीच में भी होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है इनके बीच में तो फिर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर वीडियो आपके और फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।